तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस परीक्षा के नाक में दम कर दे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम यानी फ्रेंड्स हिस्ट्री का पेपर इंटरमीडिएट झारखंड बोर्ड के लिए 9 अप्रैल को होने वाला है। तो उससे संबंधित मैं इंपॉर्टेंस मॉडल सेट नंबर 4 लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले वीडियो में मैं पूरे सेट 1, 2, 3 इसके साथ साथ टर्मिनल 2 के लिए पूरा क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जानते हैं हड़प्पावासी जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, उसके साथ साथ इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग कांसे के औजार के लिए उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कांसे के औजार, यानी सब लोग बोलते हैं कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो हड़प्पावासी कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात कांसे के औजार के लिए उत्पादन में सर्वप्रथम थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब माना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कार्बन, यानी कि देखिए आप लोग को मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कार्बन C14 के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 माना जाता है, 1700 तक माना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें तो नहीं दिए 2500 नहीं तो 2400 भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें नहीं नजर आ रहा, तो इसके बारे में नहीं बता सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा? डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसका जो सामान्य जो तिथि सेट किया गया है वह 2400 ईसा पूर्व से या फिर 2400 या फिर 2500 ईसा पूर्व से, याद रखेंगे फ्रेंड, 2400 या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व BC तक माना गया है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा ना, इसका जो विस्तार है, यानी फ्रेंड्स इसका जो विस्तार वह त्रिभुजाकार है, यानी कैसा त्रिभुजाकार है। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्लियर है? और तो और इसका जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, इसका जो क्षेत्रफल होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल आ सकता है एग्जाम में। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है देखिए 12960, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है ये। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए बंदरगाह यानी सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गुजरात में जो बंदरगाह उसका नाम है लोथल। क्या है फ्रेंड्स? लोथल है। तो सिंधु सभ्यता में जो गुजरात के जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? लोथल था। अब लोथल के बारे में बता देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। सबसे पहले याद रखेंगे लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन आ सकता है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखें लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग याद रखिए यह गुजरात में स्थित है और इसका जो खोज किया गया था 1954 में, लोथल का खोज 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लिख देता हूं मैं, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। इतना मैं पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता दिया। यानी फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता में गुजरात के बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। इसका खोज कब हुआ? 1954 में। किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव। क्लियर है? अब किसने खोजा था? किस नदी के किनारे अवस्थित है? भोगवा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे कुछ एक्स्ट्रा भी मैं बता देता हूँ। देखिए रंगपुर, अगर रंगपुर की बात किया ना तो ये मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर कहाँ पे फ्रेंड्स? मादर नदी के किनारे। अब यहाँ पे देखिए चौंदड़ी बोलना चाहिए, यहाँ पे चौंद्रो लिखना चाहिए था। तो ये जो होता है आप लोगों सिंधु नदी के किनारे अवस्थित, चौंद्रो जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अब मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ लोथल किधर है? भोगवा नदी के किनारे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मोहनजोदड़ो जो है ना वह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। तो ऑप्शन तो नहीं वैसा लिख रहा, तो डायरेक्टली सिंपल वे में ये ईजी कर चुका है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पाकिस्तान में ये। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में। और एग्जैक्टली अगर पूछता ना तो कहाँ पे ये? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ठीक है? क्वेश्चन अगर घुमा कर देता है तो याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और वैसे मैं बता देना चाहता हूँ पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत होते हैं जिसमें से एक सिंध भी एक प्रांत है वहाँ का। क्लियर है ना?
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इसी में फ्रेंड्स आप लोग को पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग को मैं अभी बताया था सिंधु, क्या याद रखेंगे, सिंधु। अगर कन्फ्यूजन याद होता ना, अगर कन्फ्यूजन होता तो आप लोग याद रखिए मौसी, मौसी, मौसी मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। इसका खोज किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 में। इतना आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में, क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं सिंधु सभ्यता के जो घर है ना वह ईंट के बनाए जाते हैं, क्योंकि वह नगरीय स्तरीय था ना, तो इसका राइट आंसर होगा ईंट। अब ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना वह नगरीय स्थिति है। कैसा था फ्रेंड्स, नगरीय था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता था क्या, नगर नियोजन था। ये भी आप लोग समझ सकते हैं, नगर नियोजन था। और वहाँ का जो मेन जो घर बना था वह ईंट का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, ईंट, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ईंट बनाने वाली जो मिट्टी होता था, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जो ईंट, जो इसका तो राइट आंसर होगा ईंट हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ईंट बनाने वाली मिट्टी का क्या नाम था, तो ईंट बनाने वाली मिट्टी का जो नाम था वह जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन था, जलोढ़ मिट्टी। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि ईंट बनाने वाली मिट्टी कौन सा था सिंधु सभ्यता में, तो जलोढ़ मिट्टी थी, क्लियर है ना। इसे आप लोग याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहते हैं, तो इसका इजी क्वेश्चन है। तो सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश जो है वह कहते हैं मेहुला को। किसे कहते हैं फ्रेंड्स, मेहुला को, मेहुला। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग ये जानते हैं वहाँ पे सबसे क्या होता था, मिट्टी की मूर्ति बनती थी। अभी मैं आप लोगों को बताया था ना, कौन सा मिट्टी होता था पता है, जलोढ़ मिट्टी। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस ये होता था ना कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी। अगर क्वेश्चन है कौन सा मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी, क्लियर है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बोले जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आता था, तो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती थी उसे बोलते थे जलोढ़ मिट्टी, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या है, अगर मुख्य स्रोत अगर पूछता, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर बोलता है इसका मुख्य स्रोत क्या है इसका जानने का, तो पुरातात्विक साक्ष्य लिख सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य लिख सकते हैं, क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किसने किया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोग इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन क्या लिख रहा है, शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो शक संवत का जो आरंभ किया गया वह कनिष्क के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर क्वेश्चन आता शक संवत होता क्या है, तो देखिए एक होता शक संवत, एक होता विक्रम संवत। तो शक संवत के बारे में आप पढ़े होंगे, देखिए कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था, ठीक है। और एक होता विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो होता ना वह विक्रम दायित्व का जो उपाधि लिया गया था ना, तो उसी के रूप में विक्रम संवत की उपाधि दिया गया था। तो विक्रम संवत का संबंध विक्रमादित्य से था, विक्रमादित्य से था, क्लियर है ना। और शक संवत का संबंध कनिष्क से था। अगर क्वेश्चन आता है एक विक्रमादित्य यानी कि एक विक्रम, यानी अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स एक विक्रम संवत बराबर कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा एक विक्रम संवत बराबर होता है 58 ईसा पूर्व, 58 BC होता है, ठीक है। और एक शक संवत इक्वल टू होता है 78 ईसा पूर्व, इसे याद रखेंगे, क्लियर है ना। तो चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में कौन भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा जो है ना वह ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, यानी कि सबसे पहले सातवाहन ने शुरू किया था, सातवाहन ने शुरू किया था, यानी भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहन शासक ने शुरू किया था। अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स सातवाहन जो शासक था उसका संस्थापक कौन था, सातवाहन। तो आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले मगध एम्पायर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, कैसे ये स्टार्ट होता, हसीना मासुका सात, हसीना मासुका सात, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखिए सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक थे। कौन थे, सिमुक थे। अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए अगर क्वेश्चन आप लोग को ये भी एग्जाम में पूछता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो आप लोग पढ़े होंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। और कुषाण वंश के आप लोग ऑप्शन में लिखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे आप लोग ये लिखिएगा, क्लियर है ना। वैसे मैं बता देता हूँ कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कड़फिकेश था, मैं लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा नाम टेढ़ा मेरा, ये कुजुल कड़फिसेस था, कुजुल कड़फिसेस था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर बोलता है कि देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैं रिकॉल करवाता हूँ फिर से, ध्यान से सुनेंगे, क्लियर है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले बोले भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? सातवाहन वंश ने, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। मौर्य वंश के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और गुप्त वंश के कौन थे? श्रीगुप्त थे। और कुषाण, कुषाण थोड़ा सा टफ हो जाता है इसलिए मैं इसका लिख देता हूँ, समझ में आ रहा ना। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस थे, मैं लिख दे रहा हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला चीज़ ये, कुजुल कटफिसेस थे, कुजुल कटफिसेस थे, क्लियर ना। अब देखिए इसी यानी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा, यानी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे ना वो कनिष्क थे। कौन थे फ्रेंड्स? अगर बोलेगा ना कनिष्क का संबंध किससे काल से था, देखिए कनिष्क ना, तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। का से कनिष्क, का से कुषाण। और ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था, क्लियर ना। अब देखिए इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी थी, कुषाण की जो राजधानी था ना वह पेशावर थी, और दूसरी राजधानी मथुरा था। अब देखिए इसके बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, देखिए शक संवत के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कनिष्क ने, देखिएगा सुनिएगा, ये जो कनिष्क, इसका राइट आंसर कनिष्क था। देखिएगा शक संवत के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए शक संवत के बारे में सुनिएगा, कनिष्क ने, फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, यानी जब 78 ईसा पूर्व जो गद्दी पे बैठा था ना, तो उन्होंने शक संवत चलाया था। अगर बोलता है एक संवत पर कितना होता तो 78 ईसा पूर्व होता, ठीक है। तो कनिष्क ने चलाया था, शक संवत चलाया था, जो कि एक ईसा पूर्व कितना होता 78 ईसा होता, ठीक है। अब इसे याद रखेंगे इसके बारे में, क्लियर है ना। जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा संवत चलाया जा रहा है? शक संवत चलाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जो हम लोग का जो पंचांग चलता है, हम लोग का अगर क्वेश्चन आता है, हम लोग का पंचांग कौन सा है? हम लोग का पंचांग जो है शक संवत है। कौन सा फ्रेंड्स? शक संवत हम लोग का राष्ट्रीय पंचायत है। तो किस पे आधारित है? ये शक संवत पे आधारित है, और उसका मान्यता मिला था, याद रखेंगे 22 में, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है ये, यादगार मोमेंट है ये। तो 22 मार्च 1957 को इसका मान्यता मिला था भारत सरकार के द्वारा। और शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। और एक कनिष्क यानी एक शक संवत कितना होता है? 78 बीसी होता है, क्लियर ना। अगर अभी को बोलेगा आप लोग को कि शक संवत निकाले, तो अभी आप लोग का 2022 चल रहा ना, तो 2022 में से आप लोग 78 घटा दीजिए, जितना आता उतना ही होगा, क्लियर ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। अब इसके साथ साथ आप लोग कनिष्क के बारे में अभी ये भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासन काल में ही कश्मीर में बौद्ध संगीति हुआ था, क्लियर ना। आप लोग को मैं इससे पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हूँ। नेक्स्ट, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? देखिए सबसे पहले याद रखिए, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था फ्रेंड्स? 712 ईस्वी में। अब इसके बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम MBT इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगर बोलेगा ना सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो बोलेगा ना अरबों ने किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 ईसा पूर्व में, क्लियर ना। और उस समय अरब पर ना दाहिर का शासन था। किसका था फ्रेंड्स? दाहिर का था। तो इतना आप लोग माइंड में याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसके बाद फिर मोहम्मद गजनवी सब चल रहा था, ठीक है। लाइट आ गया भाई। नेक्स्ट, तो देखिए मैं एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें से कुछ एक्स्ट्रा तो वैसे बताऊँगा नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर आप लोग को। नेक्स्ट, होयनसोंग किसके दरबार में आया था? देखिए आप लोग को मैं एक ट्रिक से बता, देखिए होयनसोंग, आप लोग होयनसोंग बोलिए, हंस जाइएगा। होयनसोंग, हंसिए, हंस रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। तो ना हर्षवर्धन, होयनसोंग किसका है? हर्षवर्धन, हंसिए, होयनसोंग है ना, होयनसोंग। तो हर्षवर्धन, हाँ से होइन याद कर लिए, हाँ से हर्षवर्धन, क्लियर ना। तो होयनसोंग किसके दरबार में आया था? भारत आया था। तो किसका आया था? हर्षवर्धन, बिल्कुल सही। तो आप लोग हंस जाइए, हर्षवर्धन का नाम ले लीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ऑपरेशन मैं नहीं करूँगा अभी क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट, कनिष्क के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इतिहास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो लिख रहा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो ये इसका आंसर जो होगा ना, वाकाटक के राजा के साथ हुआ था। वाकाटक वंश के राजा के साथ हुआ था, वाकाटक, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह
वाकाटक वंश के राजा के साथ हुआ था। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फहियान आया था। अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, फहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कैसे याद करना है? मान लीजिए फरहीन नाम का कोई गर्ल्स है जो डबल टाइम्स आती है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फहियान यानी डबल आता ना, एफ देखिए डबल आ रहा है इसलिए लिख दिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा? प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, प्राचीन काल में जो सुदर्शन झील था वह गुजरात राज्य में था। किस राज्य में था? गुजरात राज्य में था। अब देखिए इसके बारे में कुछ बताता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या बोलते हैं उसे, उड़ीसा के तोसरा नदी के किनारे जो अवस्थित था, तो उसी बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो, गुजरात। तो प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो गुजरात में था। किस राज्य में था फ्रेंड्स? गुजरात राज्य में था, क्लियर है ना। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में बताया था ताकि आप लोग को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले कलिंग का जो लड़ाई हुआ था ना, वह उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? तो महाजनपद, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे, अभी जस्ट लिखेंगे और यहाँ पे तुरंत लिखेंगे महाजनपद की कुल संख्या कितनी है। इससे मैं ये पता लगा लूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखें कि नहीं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो महाजनपद की कुल संख्या कितनी है फिर मैं बताऊँगा। तो बिल्कुल सही, आप लोग सही लिखे हैं। तो महाजनपद की संख्या कितनी आप लोग ये बताइएगा, मैं वैसे बता देता हूँ। महाजनपद की कुल संख्या है, याद आ गया होगा मेरा क्लास, बिल्कुल सही। तो महाजनपद की कुल संख्या फ्रेंड्स 16 है। कितना है ये? 16 है, क्लियर है ना। अब देखिए इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से पढ़िए। महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? किस महाजनपद की राजधानी है? तो हम लोग पहले देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इससे कन्फ्यूजन होला क्वेश्चन सही है। महिष्मती को ही हम लोग बोलते हैं उज्जैन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उज्जैन। अब आप लोग के दिमाग में आ गया होगा, मेरा क्लास याद आ गया होगा। तो उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? क्लियर हुआ? ये हो गया अवंती का। किसका हो गया फ्रेंड्स? अवंती का। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? अवंती। तो महिष्मती को उज्जैन भी कहते हैं, इसकी राजधानी क्या? अवंती है, क्लियर है। और महाजनपद की कुल संख्या कितना? 16 है, क्लियर है ना। अब देखिए कुछ ऑपरेशन से मैं खेल देता हूं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। मत्स्य जो ना वह विराटनगर की राजधानी है। मत्स्य क्या है? विराटनगर की राजधानी है। मत्स्य किसकी राजधानी है? विराटनगर की राजधानी है। अब क्वेश्चन अस्मक, देखिए अस्मक भी बोला ना, तो अस्मक किसकी राजधानी है? क्या आप लोग को पता है? बिल्कुल सही, अस्मक। याद आया कुछ? बिल्कुल सही। अब देखिए एक हो रहा चेदी भी था, याद है। चेदी जो था वह कन्फ्यूजन हो जाएगा सबको लिखने में, नहीं होगा। देखिए चेदी जो है ना वह शक्तिमती का था। चेदी जो था वह शक्तिमती का था। और अवंती किसका हो गया? महिष्मती का। अब लास्ट आ गया अस्मक। तो अस्मक के बारे में आप लोग खुद लिखेंगे किसकी राजधानी था, क्लियर है ना। बिल्कुल सही, अस्मक के बारे में आप लोग खुद लिखेंगे फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वैसे अस्मक को जो राजधानी था वह पोटली का था। पोटली या फिर पोतन लिख सकते हैं। फिर मैं आप लोग को बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले इसकी राइट आंसर, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती का था। और इसे और क्या बोलते हैं? महिष्मती को हम लोग कहते हैं उज्जैन भी कहते हैं। यहाँ तक तो एक नंबर आप लोग का आ गया। कुल महाजनपद की संख्या कितना था? 16 था। चेदी किसकी राजधानी है? आप लोग फिर से बता सकते हैं। बिल्कुल सही, चेदी जो राजधानी थी फ्रेंड्स, याद हुआ? नहीं याद हो रहा ना। तो देखिए चेदी जो राजधानी थी, मैं आप लोगों को फिर से बता, शक्तिमती का था। किसका था? शक्तिमती का था। शक्तिमती का राजधानी क्या था? चेदी था, क्लियर है ना। विराटनगर किसका था? मत्स्य का था। और अस्मक तो मैं अभी जस्ट बताया था, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा, नहीं तो सुन सकते हैं मेरी बातों को, क्लियर ना। अस्मक के बारे में आप लोग लिखेगा, अस्मक के बारे में लिखेगा। वैसे पोटली होता है इसका, क्या होता है? पोटली। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? धम्म देखिए धम्म का जो सिद्धांत था ना वह अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा, क्लियर है ना। अब देखिए अशोक से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है आप लोग के पेपर में। तो अशोक, सबसे पहले देखिए अशोक के बारे में हम लोग को जानकारी बारे में बता रहा हूँ कुछ, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अशोक किसका, देखिए अशोक अगर क्वेश्चन था किसका उत्तराधिकारी था, तो मैं आप लोग को एक ट्रिक पढ़ाता हूँ, याद रखिएगा। MBA एम से देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था। यानी कि अशोक किसका
उत्तराधिकारी था तो बिंदुसार का था। क्लियर ना। अभी अगर क्वेश्चन आता है ना बिंदुसार राजगद्दी पर कब बैठा मगध का, तो 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है। इसकी माता का क्या नाम था? क्वेश्चन आता है इसकी माता का क्या नाम था, तो सुभद्रांगी नाम था। क्लियर ना। आप पिता का नाम तो आप जान ही गए। क्लियर है। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो अवंती का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बिंबिसार वाले देखिए मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा आज पूरा बताने चाह रहा हूँ। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, इसका तो अशोक हो गया। अब देखिए मैं आज ऑपरेशन पूरा करने चाह रहा हूँ। देखिए आ रहा बिंबिसार। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, हर्यक वंश से था। इसका ट्रिक याद करें था, बाऊ बाऊ, यानी कि देखिए बिंबिसार का बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु बेटा कौन? उदयन हुआ। क्लियर ना। चलिए हर्षवर्धन, अभी मैं आप लोग को बताया हर्ष लाइए होयनसोंग के शासनकाल में जो आया था। क्लियर ना। कनिष्क के बारे में बता ही दिया हूँ। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर किसकी मूर्ति है? देवगढ़ की मंदिर जो है देखिए आप लोग को मैं इसके बारे में क्लास में बताया था। तो देवगढ़ की मूर्ति जो ना वह विष्णु, भगवान विष्णु की मंदिर है। देवगढ़ की मंदिर किसकी है? भगवान विष्णु की है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में तो जानते हैं कहाँ पे है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरवाड़ किस धर्म से संबंधित है? थेरवाड़, तो देखिए थेरवाड़ जो होता है ना वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्लियर। आप लोग लिखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? विल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो विल्सा टॉप्स के जो लेखक थे, यानी कि एक मिनट सर, तो विल्सा टॉप्स के जो लेखक थे फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का बिहार का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते हैं बिहार का संबंध किससे हो सकता है? देखिए बिहार जो होता है बौद्ध से होता है। अब देखिए आप लोग के दिमाग में आ रहा क्वेश्चन, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? कुछ बिहार लोग बिहार वाला क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। देखिए बिहार का नाम जो है ना सबसे पहले विहार होता है, बिहार नहीं है विहार होता। अब विहार का अर्थ होता ना इधर उधर घूमना, यानी पलायन करना, इसलिए विहार। तो वहाँ पे बौद्ध लोग आए थे ना, इधर उधर पलायन कर, बहुत सारे लोग आए थे, मगध एम्पायर वाले लोग आए थे, बौद्ध वाले आए थे, पारसी वाले आए थे ना, तो इस वजह से उसका बिहार नाम रखा गया। क्लियर है। अब बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, 22 मार्च 1912 का हुआ था। क्लियर है ना। चल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कैलाशनाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र में। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। इसे बोलते हैं एलोरा के मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो उसका तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय का संबंध सीता से था। नेक्स्ट, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सूफी आंदोलन जो है ना फ्रेंड्स वह पार्शिया से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पार्शिया से। पार्शिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 23, शंकराचार्य का मत कैसा था? तो हम लोग बचपन से पढ़ता रहे, शंकराचार्य का मत कैसा था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। आप लोग के एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, लेकिन सलीम होगा इसका आंसर। क्या होगा? सलीम। नेक्स्ट, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो पाहन पूजे हरि मिले जो है वह काव्य पंक्ति जो वह होगा कबीर का। किसका होगा? कबीर का होगा, कबीर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो संत थे ऑप्शन नंबर देखिए, रामदास भी थे, तुकाराम भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। रामदास, तुकाराम और ज्ञानेश्वर सभी थे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में लाने का संत कौन थे? लाने वाले संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा रामानंद। रामानंद थे। रामानंद ने, देखिए आप लोग भारत के मानचित्र स्टाफ से पढ़े होंगे, तो रामानंद ने जो दक्षिण यहाँ से लेकर वो पूरा भारत में लाया था। क्लियर ना। जो दक्षिण में होता है उसको बोलते हैं नागर द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। और ऊपर वालों को बोलते हैं नागर शैली, और बीच वालों को बोलते हैं पंचायन शैली। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे? तो देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन जो थे ना वह आपका परामर्शदाता, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, परामर्शदाता थे। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, अमरम का अर्थ क्या होता है? तो अमरम का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अमरम का अर्थ होता है जागीर। क्या होता है? जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आंध्र भोज कहते हैं?
बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। आंध्र भोज हमेशा क्वेश्चन में आता है, तो याद रखिएगा। आंध्र भोज जो कहते हैं कृष्णदेवराय को कहते हैं, किसको कहते हैं फ्रेंड्स? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहते हैं। अब आप लोग पढ़े होंगे कृष्णदेवराय के बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में आप लोग पढ़ोगे, यानी जिसका संबंध किस काल से था? आप लोग पढ़ोगे संगम काल से था, या फिर देखिए कृष्णदेवराय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं इसके बारे में। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। विजयनगर नदी, विजयनगर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आप लोग पढ़े होंगे तुंगभद्रा नदी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए होगा, यानी कि तुंगभद्रा नदी, विजयनगर। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष जो है ना, वह हम्पी में पाए गए। कहाँ पाए गए फ्रेंड्स? हम्पी, हम्पी कहाँ पाए गए? हम्पी में। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम जो राजवंश थे वह ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी संगम वंश थे। कौन थे फ्रेंड्स? संगम वंश थे। अब मैं चाहता हूँ कुछ विजयनगर से संबंधित आप लोगों को फैक्ट्स बताऊँ, तो फ्रेंड्स सुनते जाइएगा। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग सुनते जाइएगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले याद रखेंगे विजयनगर, देखिए मैं विजयनगर यहाँ पे ना, तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में किया गया था। दो भाइयों ने किया था, उसका नाम था हरिहर और बुक्का ने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। क्लियर ना? जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, विजयनगर जो था ना वह 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। अब विजयनगर का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है जीत का शहर। क्वेश्चन आता है ना, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। क्लियर ना? इतना आप लोग याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पे जो संगम जो नजर आया था आप लोग को, देखिए आंध्र भोज था ना संगम, तो जो संगम जो राजवंश का स्थापना जो हुआ था ना, देखिए संगम राजवंश का स्थापना जो हुआ था ना, वो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। और उसके साथ याद रखिएगा बहमनी राज्य, बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? पता है? हसन गंगू ने किया था, हसन गंगू ने किया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे ना, चलिए कोई बात नहीं, सही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। देखिए विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन थे? तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग को बताया था अभी, तो विजयनगर आप लोग कमेंट बॉक्स में तो लिख सकते हैं ना। तो विजयनगर के प्रथम राजवंश थे जो था संगम वंश थे। कौन थे? संगम वंश थे। और संगम वंश का नाम क्यों पड़ा? उसके पिताजी के नाम पे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का जो सेवन था सबसे पहले अकबर ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? अकबर ने किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा ना किसने बंद करवाया था, तो जहांगीर ने बंद करवाया था। जहांगीर ने क्या किया था? तंबाकू के सेवन को बंद करवाया था। स्टार्ट करवाया किसने था? अकबर ने। क्लियर है? नेक्स्ट, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5वां भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1/5 भाग जो लूटा जाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स खिराज कहते थे। क्या कहते हैं? खिराज। नेक्स्ट, विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे? तो देखिए नवरत्न आप लोग पढ़े होंगे, याद हो गया वो क्लास। तो नवरत्न जो था ना वो अकबर के दरबार में थे। किसका दरबार में थे? अकबर। दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो दीन ए इलाही, सबसे पहले आप लोग याद रखिए दीन ए इलाही का संबंध जो है आप लोग का फ्रेंड्स अकबर से था। और दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है? एकेश्वर, यानी ईश्वर एक है। और दीन ए इलाही चलाया गया था 1582 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष रहा था? तो देखिए चित्रकला आप लोग जानते होंगे जहांगीर के समय चित्रकला काफ़ी फेमस हो गया था। जहांगीर के समय। क्लियर ना? तो जहांगीर के समय चित्रकला काफ़ी फेमस था। क्लियर ना? अब देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए हुमायूं के बारे में, हुमायूं एक ऐसा शासक था ना जो 7 सप्ताह के 700 दिन अलग अलग कपड़ा पहनते थे। क्लियर ना? और इसका मौत भी गजब का हुआ, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, घूमता फिरता हुआ। औरंगजेब को बोलते हैं जिंदा पीर या आलमगीर आलम। ठीक है। और अकबर के बारे में आप लोग खुद लिख सकते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो बनवाया था अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था फ्रेंड्स? अकबर ने बनाया था। कब बनाया था आप लोग ये भी लिख सकते हैं, 1571 में बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन आता फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? तो फतेहपुर में, यानी कहाँ पे? यूपी में, जो आगरा शहर के बगल में है। क्लियर है ना? अब देखिए इसका नाम आप लोग याद कर सकते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन लास्ट की ओर चल चुके हैं, लेकिन इसके बारे में मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को बता दूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन।
अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती का बंदरगाह दरगाह कहाँ पे है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग पढ़े होंगे। अब बिल्कुल सही आप लोग का ऑप्शन गया यानी अजमेर, आप लोग सही बताएं। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन 40 जो मैं पूरे ऑपरेशन के साथ बताया हूँ। तो आप लोग देख लीजिए और कैसा लगा आप लोग बताएं। इसके बाद आप लोग का पूरा धुआंधार वीडियो आने वाला है सेट नंबर 5 का, तो आप लोग उसका जस्ट इंतजार कीजिए। आज रात को मैं पूरे पोस्ट कर दूंगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि एक में आप लोगों को 3-4 बताया हूँ, आप लोग को हर पेपर में काम आ जाएगा। केवल इंटरमीडिएट ही नहीं, आप लोग अपकमिंग एग्जाम में भी काम आएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर ऑन फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू सो मच। बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच।